नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इमरान खान पाकिस्तान की कंगाली मिटाने के लिए हर सुबह एक नया फॉर्मूला निकाल कर लेकर आते हैं। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने पहले भैंस बेचकर अर्थव्यवस्था को बचाने की तकनीक इजाद की। ये कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने कार बेचना शुरू किया। अब जबकि पाकिस्तान को कर्ज देने वालों ने भुगतान की किस्त मांगनी शुरू कर दी है, तो वो उनके दिमाग से एक और फॉर्मूला लेकर आए हैं। अब इमरान बेजुबान चिड़िया मारकर पाकिस्तान का हजारों करोड़ का कर्ज चुकाने का ख्वाब देख रहे हैं। चिड़ी मार हुए इमरान खान, शौक के आगे झुके इमरान। बेजुबान परिंदों का शिकार। तिलोर के शिकार की इजाजत। कंगाली मिटाने का इमरान फॉर्मूला। कतर के शेखों से इमरान का सौदा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान के स्वांग हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बनते रहे हैं। कंगाली के गहरे अंधेरे में डूबे पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान पैसों की किल्लत दूर करने की गरज से पीएम हाउस की लग्जरी कारों की नीलामी करवाते नजर आए थे। लेकिन इमरान खान की उस वक्त पूरी दुनिया में हंसी उड़ी जब पीएम हाउस की भैंसों को बेचकर 23 लाख रुपए की चिल्लर इकट्ठा की गई। पैसा इकट्ठा करने के अजीबोगरीब फॉर्मूले बनाने वाले इमरान खान एक बार फिर ऐसे ही फैसले की वजह से सुर्खियों में आ गए और इस बार उनका निशाना बना है एक बेजुबान परिंदा जिसे हुबारा बस्टर्ड या तिलोर भी कहा जाता है। खस्ता हाल पाकिस्तान को भुखमरी से बचाने की कवायद में इमरान खान सरकार अब बेजुबान परिंदों के शिकार की इजाजत देकर पैसा कमाने की कोशिश में जुट गई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस परिंदे के शिकार की इजाजत देकर इमरान खान दौलत बटोरने का सपना देख रहे हैं, सत्ता से बाहर रहते हुए उन्होंने खुद इसका विरोध किया था। पाकिस्तान सरकार ने कतर के शेख और उनके परिवार के 14 लोगों को हुबारा बस्टर्ड के शिकार की अनुमति दे दी है, इस उम्मीद में कि इस फैसले से उन्हें करोड़ों रुपए की कमाई हो जाएगी। इसको आप डिप्लोमेसी मान सकते हो कि जो अमीर शेख देश हैं, अमीर अरब देश हैं, उनके शेख्स को इमरान खान ने इजाज़त दे दी है कि वो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के जो बर्ड्स हैं जैसे कि बस्टर्ड है, उनको शिकार करने की इजाज़त दे दी है। अभी ये जो बर्ड्स हैं ये तो पहले से ही इंडेंजर्ड हैं और इस प्रकार की इजाज़त देना मैं समझता हूँ एक बहुत गलत बात है। इमरान खान ने आखिर किसके शौक के आगे ये बेदिल फैसला लिया? इसका सच बताने से पहले चलिए आपको उस परिंदे से मिलवाते हैं जिसके शिकार की इजाजत पाकिस्तान का कानून भी नहीं देता। ये है हुबारा बस्टर्ड यानी तिलोर, जो आमतौर पर भारत के जैसलमेर से लेकर पश्चिम एशिया के रेतीले इलाकों में पाया जाता है।
भीषण ठंड से बचने के लिए आमतौर पर हुबारा बस्टर्ड पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान सूबे के बियाबान में आकर पनाह लेते हैं। लंबी गर्दन और तिरछी चोंच वाला हुबारा बस्टर्ड यानी तिलोर शर्मीला लेकिन बेहद खूबसूरत होता है। ये बेहद तेज और होशियार परिंदा है। इसकी लंबाई चोंच से दुम तक 65 सेंटीमीटर तक की होती है, जबकि नर हुबारा मादा के मुकाबले 10% बड़ा होता है। कई मुल्कों में इस परिंदे के शिकार पर पाबंदी लगाकर इसे रिजर्व पंछियों की जमात का हिस्सा बना दिया गया। पाकिस्तान में भी इस पर पाबंदी है, मगर आम लोगों के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कतर के शेख परिवार को हुबारा बस्टर्ड के शिकार करने की इजाजत दे दी, और वो भी महज 5 दिनों में। लिहाजा इस फैसले को लेकर अब पाकिस्तान में सवाल उठने लगे। इसके पीछे डिप्लोमेसी ही है, और ये डिप्लोमेसी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उन देशों से लोन लेना चाहता है क्योंकि वो बहुत बुरा कर्ज में फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों को शिकार करने की इजाजत दी गई है उनमें कतर के अमीर के पिता, भाई और पीएम के साथ साथ शाही परिवार के दूसरे सदस्य भी शामिल हैं। इससे पहले सऊदी अरब के अरबों डॉलर के कर्ज के पहाड़ तले दबे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपने देश में बेजुबानों की हत्या करने की इजाजत दी थी। इमरान सरकार ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके शाही परिवार से जुड़े 2 अन्य सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित हुबारा या तिलोर पंछियों के शिकार की स्वीकृति दी थी। और बताया जा रहा है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दबाव का आलम यह था कि इमरान खान सरकार ने उस भगोड़े सऊदी प्रिंस को भी शिकार करने की इजाजत दे दी थी जिसने फीस तक का पैसा नहीं दिया था। यहाँ तक ये जो हुबारा बस्टर्ड की जो उन्होंने कतार के शेख को इजाज़त दे दी है, मुझे लगता है इसका ये सिर्फ एक रिलेशन बिल्डिंग या डिप्लोमेसी के तौर से ये अपनी कोशिश कर रहा है ताकि उन देशों से पाकिस्तान को कुछ लोन्स मिल जाए। वो बहुत बुरे कर्जे में फंसा हुआ है, और ये एक मैं डिप्लोमेसी के तौर से ही देख रहा हूँ। पाकिस्तान में अरब शेखों को इस परिंदे के शिकार की इजाजत देने का सिलसिला बेहद पुराना है। कहा जाता है कि तिलोर के शिकार की इजाजत देने का चलन पाकिस्तान के पहले तानाशाह जनरल अयूब खान के वक्त से चला आ रहा है। उस वक्त अबू धाबी के शेख जायद बिन सुल्तान हर बरस सर्दियों में पाकिस्तान आने लगे और इनकी देखा देखी वहां के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वालों ने भी तिलोर के शिकार के लिए पाकिस्तान का रुख कर लिया। तिलोर के शिकार के लिए पाकिस्तान की हुकूमत 10 दिन के लिए बलूचिस्तान या सिंध में शिकारगाह में शिकार करने के लिए परमिट देती है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि इसका शिकार किया कैसे जाता है। इन 10 दिनों में अरब शेख अपने पाले हुए बाज यानी शाहीन के साथ पाकिस्तान की शिकारगाह तक पहुंचते हैं। शिकार करने के लिए गाड़ियों के काफिले को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। शिकार के इलाके में पहुंचकर हाका देने वाले ढूलिया रेतीली जमीन पर इन परिंदों के ताजा निशान तलाशते हैं। शिकार के मुकाम तक पहुंचने के बाद गाड़ियों से बाजों को बाहर निकाला जाता है और तिलोर के नजर आते ही बाज को उसके पीछे छोड़ दिया जाता है। बाज आसमान में ही तिलोर का शिकार करता है और उसे गर्दन से दबोच कर नीचे ले आता है। सवाल उठता है कि आखिर इमरान खान इस वक्त ये इजाजत क्यों दे रहे हैं? कहीं इसकी आड़ में अपने बिगड़े रिश्ते सुधारने की कवायद तो नहीं है? जहाँ तक इमरान खान की बात है, वो मुस्लिम देशों में उसकी जगह अभी मुझे लगता है ख़त्म हो गई है। एक तरफ से वो सऊदी अरेबिया से लड़ झगड़ कर वो टर्की के साथ मिल चुका है,
और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, या अभी उसका नाम बदली हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये जो जितने भी देश हैं ये इस समय पर पाकिस्तान के हित में नहीं है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान सूबे में शिकार के हर सीजन में कम से कम पाकिस्तान को 2 अरब रुपए की कमाई होती है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये सिर्फ इमरान खान का एक ढोंग है, जिसकी आड़ में वो अपने मुल्क में सरकारी फिजूल खर्ची रोकने का नाटक करते नजर आ रहे हैं। इमरान खान के नए पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर जा पहुंची है, लेकिन सिर पर चढ़ा कर्ज है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब कर्ज के एक ऐसे भंवर जाल में जा फंसा है जहां से उसका बच पाना नामुमकिन है। इमरान को कर्ज का मर्ज, सिर पर सऊदी अरब का कर्ज, उधार चुकाने के लिए लिया उधार, चीन के जाल में पाकिस्तान, भीख मांग रहे इमरान खान। इमरान खान जब से सत्ता में आए हैं, बस तभी से नया पाकिस्तान चिल्लाते रहते हैं और अपनी खस्ता हालत को छुपाने की भरसक कोशिश करते रहते हैं। मोटरसाइकिलों की पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बिके मोटरसाइकिल, इसका मतलब लोग, हमारी इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई है। अपने नए पाकिस्तान में इमरान खान कभी पीएम आवास की गाड़ियां बेचते हैं, तो कभी भैंसे बेचकर पैसे जमा करना चाहते हैं, और जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान के पीएम दूसरे देशों से भीख मांगने से नहीं चूकते। कभी चीन तो कभी सऊदी अरब, यानी जहां से जो कुछ मिल जाए इमरान फौरन हाथ बढ़ाकर ले लेते हैं। लेकिन तमाम स्वांग के बावजूद इमरान पाकिस्तान की खस्ता हाल को दुनिया से छिपा नहीं पाते। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है अभी, और ये अभी की बात नहीं है, ये कुछ सालों से है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो नीति बनाई है वो इस प्रकार की बनाई है कि वो एक तो भारत के साथ टेररिज्म का रास्ता खोल रहा है, ट्रेड नहीं कर रहा है, और उसके बाद जिस प्रकार से उसकी इंटरनल हालत है, जो डिस्टर्बेंसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, उससे वो उसकी जो इंटरनल स्थिति है वहाँ से वो इकॉनमी उसकी बढ़ नहीं सकती है। इमरान के कंगाल पाकिस्तान की हालत का सबसे ज्यादा फायदा चीन ही उठाता है। ताजा जानकारी ये है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन से कर्ज लेकर सऊदी अरब का उधार चुकाया है। इमरान खान सरकार ने चीन से $100 करोड़ उधार देने की गुहार लगाई थी। इस पैसे से सऊदी अरब के कर्ज की दूसरी किश्त चुकाई गई है। तीसरी और आखिरी किश्त जनवरी में चुकाई जानी है। माना जा रहा है कि इसके लिए भी चीन ही पैसा देगा। पिछले साल जब पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर था, तब सऊदी अरब ने कुल $620 करोड़ देकर उसे बचाया था। इसमें से $300 करोड़ कैश था, बाकी $320 करोड़ ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पर दिए गए। पाकिस्तान के अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इमरान खान सरकार चीन से $200 करोड़ लेकर सऊदी अरब को 2 किश्तें दे चुकी है। अब तीसरी किश्त जनवरी में चुकाई जानी है। इसे लेकर भी इमरान सरकार बेहद दबाव में है। इसकी वजह यह है कि उसके पास ये लोन चुकाने के लिए पैसा है ही नहीं, और ऐसे में फिर से चीन से उसे उधार मांगना पड़ेगा। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि एक तरफ से वो एक चीन का हिस्सा बन गया है, एक चीन का जो स्टेट बन गया है, और जिस प्रकार से चीन आदेश देगा उसी प्रकार से पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से जिंजियांग एक कंट्रोल्ड प्रोविंस है चाइना की, उसी प्रकार से पाकिस्तान भी उसी रास्ते पे चल रहा है। पाकिस्तान मीडिया में छपी खबरों के माने तो सऊदी अरब कर्ज चुकाने के लिए जिस तरह का दबाव पाकिस्तान पर बना रहा है, वैसा अमूमन वो कभी और किसी देश के साथ नहीं करता। और अकेला सऊदी अरब ही क्यों, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी पाकिस्तान पर तेजी से शिकंजा कस रहा है। इमरान सरकार सिर्फ कर्ज चुकाकर राहत नहीं पा सकती। सवाल ये उठ रहा है कि $320 करोड़ की उस ऑयल क्रेडिट का क्या होगा जिसके जरिए पाकिस्तान सरकार को सऊदी अरब से उधार में तेल खरीदना है। और अगर सऊदी अरब ने ये ऑयल क्रेडिट बंद कर दी तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि उसके पास तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से सामने आई खबरों पर यकीन करें तो पाकिस्तान की चीन के कमर्शियल बैंकों से बातचीत चल रही है। खबरों में कहा गया है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने यह कर्ज अक्टूबर 2018 में दिया था। मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान के पास कोई खास ज़्यादा रास्ते रह चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर आप आने वाले दिनों में आप देखिए 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ग्वादर जो है इसके ऊपर भी चीन कब्जा कर लेगा। जिस प्रकार से उन्होंने हम्बनतोता पोर्ट के ऊपर श्रीलंका में कब्जा किया था और 99 ईयर की लीज पे ले लिया है, मुझे लगता है ये ग्वादर को भी 99 ईयर की लीज पे लेंगे और मुझे लगता है कि यह गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाकों को भी ये लीज पर ले लेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने रियाद का दौरा किया था और वहां के अफसरों से बातचीत भी की थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान के जनरल बाजवा से कोई मुलाकात नहीं की और पाकिस्तान को कोई राहत नहीं मिली। इस समय पर यह हालत ऐसी है कि सऊदी अरेबिया कभी भी पाकिस्तान का कर्ज माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तुर्की के साथ मिल चुका है और तुर्की जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। वो ये दर्जा फिलहाल सऊदी अरेबिया का है। कुछ अर्सा पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो चीन के कर्ज के जाल में न फंसे, क्योंकि चीन अपने कर्ज के जाल में दुनिया के कई मुल्कों को बुरी तरह फंसा चुका है और मौजूदा हालात में पाकिस्तान चीन के इस जाल में बुरी तरह फंस चुका है। $600 करोड़ के सीपेक के जरिए चीन ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। सीपेक का जो प्रोजेक्ट है ये कितना आगे चलेगा ये अभी देखने की बात है, क्योंकि चीन ने अभी उसकी फंडिंग जो है ये कम कर दी है। अगर ये पूरी फंडिंग हो भी जाती है तो पाकिस्तान के पास मुझे लगता नहीं है वो उतना पैसा है। ये $60 बिलियन तक ये पूरा प्रोजेक्ट जाएगा और मुझे लगता नहीं है इस समय पर कि पाकिस्तान की इतनी शक्ति है कि वो इस प्रकार का प्रोजेक्ट उठा ले। इमरान खान की गलत नीतियों का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान के नए पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को सब्जी खरीदने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान में हर तरफ बदहाली नजर आ रही है और इमरान सरकार चीन के दम पर न सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है बल्कि इसे अपनी कामयाबी भी मान रही है। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को खत्म करने और किसानों को भ्रमजाल से निकालने के लिए केंद्र सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को एक खुली चिट्ठी भी लिखी, लेकिन किसान अब भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। लिहाजा केंद्र सरकार और बीजेपी ने संगठन के स्तर पर किसानों को कृषि सुधार कानूनों को लेकर जागरूक करना शुरू किया है। और खास बात यह कि अब किसानों का भ्रमजाल तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों के मुताबिक उनसे बात करने वाले हैं। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। पीएम मोदी तोड़ेंगे भ्रमजाल। तब तक किसान चाहेगा तब तक प्रदेश के अंदर 4500 से अधिक क्रय केंद्रों के माध्यम से हम किसानों का धान क्रय करने का कार्य करेंगे और एमएसपी का लाभ सीधे किसान के खाते में देने का कार्य भी करेंगे। संवाद से होगा समाधान। हाँ, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मंडियां के वश में बरगलाया जा रहा है। मंडी थी, मंडी है, मंडी रहेंगी। कोई डर नहीं है हमें, जब तक मोदी जिंदाबाद है हमारे जो है, हमें कोई किसानों को कोई किसी किस्म का डर नहीं है। संशोधन पे बात करनी चाह, हम कानून वापसी पे बात करनी चाह, 300 शब्द आए नहीं अभी। हमने बार बार कहा है कि मंडी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी चलेगा। अब खत्म होगा आंदोलन। बाईस दिनों से किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे धरना दे रहे हैं। 22 दिनों से
किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में नारे बुलंद कर रहे हैं। सरकार ने किसानों से 6 बार बातचीत की। हर बार किसानों को ये समझाने की कोशिश की गई कि कृषि सुधार कानूनों से उन्हें फायदा ही होगा। केंद्र सरकार विवादित बिंदुओं पर चर्चा करने और संशोधन तक के लिए तैयार हो गई, लेकिन पहले संशोधन की बात कर रहे किसान अचानक कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने की मांग करने लगे। राजनीति की वजह से आंदोलन की दिशा और दशा बदलती नजर आने लगी। लिहाजा केंद्र सरकार ने आंदोलन की मशाल थामे किसानों के सामने न सिर्फ बातचीत की पेशकश की, बल्कि देश भर के किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी देने का महाअभियान भी शुरू किया। कई राज्यों में बीजेपी किसानों को भ्रमजाल से बचाने के लिए किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। कृषि कानून की बातें किसानों तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी ने जो अभियान शुरू किया है उसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं और अब पीएम मोदी भी उसमें हिस्सा लेंगे। एमपी में होने वाले सम्मेलन में वह किसानों को बताएंगे न केवल इस बिल के फायदे, बल्कि किस तरीके से विपक्ष भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है इस बिल को लेकर। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ गए थे। वहां न सिर्फ उन्होंने हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की आधारशिला रखी, बल्कि कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में चल रहे आंदोलन का सच भी देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने उन राजनीतिक दलों पर निशाना साधा जो किसानों को भ्रमजाल में फंसाकर आंदोलन की आग को और ज्यादा भड़काना चाहते हैं। अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। कच्छ में पीएम मोदी किसानों से भी मिले थे, उनके साथ चर्चा भी की थी। सरकारी सूत्रों की माने तो पीएम मोदी अब तक कृषि सुधार कानून, उसके प्रावधानों और इन सुधारों के बारे में लगभग 30 बार बोल चुके हैं। यानी इस मुद्दे पर हर सप्ताह में उन्होंने कम से कम एक बार देश के किसानों को संबोधित किया है। इन सुधारों के बारे में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधन में भी कहा। इसके बाद बिहार की चुनावी रैलियों में भी इसका जिक्र किया और बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत देकर साबित कर दिया कि वो कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी देने के साथ भ्रमजाल से बचाने के लिए शुरू किए गए महाअभियान का खुद हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश से। पीएम मोदी 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन वर्चुअल संबोधन होगा, जिसका एमपी की करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में प्रसारण होगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रायसेन में मौजूद रहेंगे, जबकि मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायक जिला मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। इस दौरान 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। दरअसल किसान आंदोलन के मद्देनजर बीजेपी ने किसान कानूनों को लेकर फैलाई जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। बीजेपी जागरूकता अभियान के जरिए किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी दे रही है। तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर किसान सम्मेलन किए जाएंगे। देश के 718 जिलों में प्रेस वार्ता की जाएगी। इस काम में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्य सरकारों के मंत्री और संगठन के नेता शामिल होंगे। किसानों को कृषि सुधार कानूनों से मिलने वाले फायदों के बारे में बताया जाएगा। कि एक तरफ रिफॉर्म के विरोध में आंदोलन की आवाज उठ रही है, तो दूसरी तरफ लाखों किसान बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो आज ग्वालियर में हजारों किसान इसके लिए इकट्ठा थे।
एक तरफ पीएम मोदी से लेकर उनके मंत्री और बीजेपी के नेता किसानों का भ्रमजाल तोड़ने के महाअभियान में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अन्नदाता नाम से सरकार ने एक किताब भी पब्लिश की है। इस किताब के जरिए केंद्र सरकार ने किसानों पर अपना नजरिया रखा है, किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनवाए हैं, उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कुछ किसान संगठन आंदोलन से पीछे हटने को राजी नहीं है। इस किताब से एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मुद्दों पर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई है। किसानों को सरकारी योजनाओं से मिले लाभ का पूरा लेखा जोखा पेश किया गया है। अन्नदाता नाम की 96 पन्नों की इस किताब के मुताबिक एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी और इसमें बढ़ोतरी का ऐलान भी किया जा चुका है। एपीएमसी मंडियां बंद नहीं की जाएंगी और वो अपना काम करना जारी रखेंगी। किसी भी वजह से कोई व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं ले सकेगा। किसान अपनी उपज इच्छानुसार मंडियों में या बाहर बेच सकेंगे। खरीदार किसानों को धोखा नहीं दे सकते, बल्कि समय पर भुगतान न करने पर खरीदारों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खरीदार पूरा भुगतान किए बिना समझौते को खत्म नहीं कर सकते, जबकि किसान अपनी मर्जी से समझौते को खत्म कर सकते हैं। नाम से जो बुकलेट बीजेपी की पब्लिश हुई है, सरकार की तरफ से हुई है, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री जी ने किसान की दृष्टि कैसे रखी किसान के प्रश्नों पर, और पानी, बीमा और सब में जिस तरह से काम किया, और अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर नीम कोटिंग यूरिया से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी में जो कॉस्ट प्लस 50% का ऐतिहासिक फैसला किया, ये सब निर्णय उसमें है। सरकार किसानों को भ्रमजाल से निकालने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। बातचीत की पेशकश के साथ कृषि सुधार कानूनों में संशोधन की शर्त मानने को भी सरकार तैयार है, लेकिन जिस तरह किसान आंदोलन पर अड़े हैं, उसने अब सरकार को देश भर में एक अभियान छेड़कर कृषि सुधार कानूनों पर जागरूकता फैलाने को मजबूर कर दिया है। 100 बात की एक बात।